तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। जो हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले की तरह हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अपने पुराने उसका कि आखिर क्या क्या है। तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ह्यूमन फैक्टर है, यानी सॉरी, जो ह्यूमन का यानी इंसान का जो परफॉर्मेंस है मेंटेनेंस करते वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कैसे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि मैंने बताया था फिटनेस एंड हेल्थ, फिर फटीग, स्ट्रेस, टाइम प्रेशर, वर्कलोड, शिफ्ट वर्क, कंज्यूमिंग एल्कोहल और ड्रग्स। ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स हमने बताए थे, जिसमें से हम एक एक करके सारा चीज़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फिटनेस एंड हेल्थ क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिटनेस या हेल्थ जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, प्री एम्प्लॉयमेंट और डे टू डे लाइफ। प्री एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने बताया था वो हेल्थ जब आप एम्प्लॉयमेंट खोज रहे होते हैं, यानी अभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं किया है, उसके पहले आपको हेल्दी रहना चाहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा सकें, जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, आप वहाँ पर जा सकें, काम करने के लिए जा सकें। ये सारी चीज़ें होती हैं प्री एम्प्लॉयमेंट वाली। ठीक है, डे टू डे लाइफ यानी कि आप पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इसे कह सकते हैं, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट एक बार मिल चुकी है और अब आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी फिटनेस और हेल्थ को मेंटेन रखूँ ताकि मैं कंटिन्यूअस काम कर सकूँ। ठीक है, उसमें अपसेंट वगैरह ना हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया, इसके लिए मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ईआसा पार्ट 66.50 ऐसा कहता है कि अगर आप पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो आप सर्टिफिकेशन के काबिल नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है, आपको फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत तरीके के लॉस आपके इंजरीज और इलनेस होती हैं जो इसमें आती हैं माइनर मेजर। ठीक है, अब इतना डिटेल में हम इसको रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको स्ट्रेस बताया था, तो स्ट्रेस मैंने बताया था चिंता। अगर हिंदी में आप बात करें तो स्ट्रेस का मतलब होता है चिंता, यानी किसी चीज़ का लोड ले रहे हैं अपने माइंड पर, मेंटली, यानी आप इमोशनली कोई लोड ले रहे हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेस लेना। ठीक है, ये डोमेस्टिक भी हो सकता है और वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। डोमेस्टिक यानी आपके घर से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। और वर्क रिलेटेड जैसे आपको ज़्यादा काम करने के लिए दे दिया है, ऐसा काम दिया गया जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो स्ट्रेस होती है उसे वर्क रिलेटेड बोला जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो वर्क स्ट्रेस है उसको अवॉइड करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप मोटिवेटेड रहिए, उसे अवॉइड करिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप उसको ज़्यादा देर तक भूल सकें। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रेस की कि ये क्यूमुलेटिव होता है। मैंने बताया था क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, एड ऑन होता जाता है। अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस कंटिन्यूस ले रहे हैं ना, तो ये एड ऑन होता जाएगा रोज़ का रोज़। अगर आप रोज़ 2 घंटे स्ट्रेस ले रहे हैं तो पर डे का 2 घंटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेस की प्रॉपर्टी है कि क्यूमुलेटिव होता है। ठीक, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइम प्रेशर और डेडलाइन क्या होता है। तो टाइम प्रेशर का मतलब आप जब आपको डेडलाइंस दिए जाते हैं तभी टाइम प्रेशर आपके ऊपर आता है। जैसे मान लीजिए कोई काम है जिसको आपको बता दिया गया है कि 5 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जब जैसे ही बोला जाता है 5 घंटे में कंप्लीट करना है, तुरंत के तुरंत ये जो टाइम प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाता है कि मैं 5 घंटे में इसे कैसे कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। एक तो एक्चुअल है, मतलब मान लीजिए सच में काम 10 घंटे का आपको 5 घंटे में करना है, तो एक्चुअल प्रेशर आप फील करोगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ इम्पोज होता है। जैसे ही आपको बोला जाएगा कि आपको 5 घंटे में काम करना है, आपका दिमाग पहले ही कहेगा अरे हमें तो 5 घंटे में आज तक किया ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो ये सेल्फ इम्पोजिंग प्रोसेस है, आप खुद पे ही एक प्रेशर इम्पोज कर लेते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल प्रेशर से अलग होता है। खास बात ये होती है कि चाहे सेल्फ इम्पोज प्रेशर हो या एक्चुअल प्रेशर हो, दोनों ही आपके परफॉर्मेंस को रिड्यूस करते हैं। यानी आप जो भी काम करने जा रहे हो उसमें गलतियां हो जाएंगी जल्दी जल्दी के चक्कर में, है ना। आपने बहुत गाँव में ऐसा सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप जल्दी जल्दी काम करोगे तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ दोगे, है ना। इसीलिए एविएशन के अंदर हर चीज़ मेंटेनेंस मैनुअल के अकॉर्डिंग होता है, हर एक चीज़ मेंटेनेंस मैनुअल के अकॉर्डिंग होता है, ताकि आप देख देख के सारी चीज़ करें, आप गलतियाँ ना करने पाएँ। ठीक है, प्रोसीजर वाइज सारी चीज़ें फॉलो करें। फिर मैंने बताया था कि जो शिफ्ट हैंड ओवर होता है वो सबसे ज़्यादा बिजी टाइम होता है एक मेंटेनेंस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पेपर वर्क करने होते हैं और भी शिफ्ट हैंड ओवर करना होता है, आने वाले को ब्रीफिंग देनी होती है कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं और दूसरा कोई आ रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपने कुछ चीज़ गलत बता दी उसे जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि आपको भी घर जाना है ना। तो इस चक्कर में सब गलतियां होती हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी शिफ्ट हैंड ओवर हो तो कोशिश करिए फेस टू फेस शिफ्ट हैंड ओवर हो, है ना। इसका क्या मतलब है, फेस टू फेस शिफ्ट हैंड ओवर का मतलब ये होता है कि जब सामने वाला आ जाए आप उसको ब्रीफिंग दे दें, उसके बाद आप जाए। ठीक है, पेपर वर्क तो होता ही है क्योंकि पेपर वर्क आपको लॉग्स मेंटेन करने होते हैं ना कि आपने क्या क्या काम किया है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप फेस टू फेस ब्रीफिंग थोड़ा सा दे करके जाते हैं कि मैंने ये काम किया, ये चीज़ें मैंने यहाँ रख दी, ये चीज़ें मैंने यहाँ रख दी, अब आपको यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना है, तो जो सामने वाला होता है उसको ईजिली सब कुछ समझ में भी आ जाता है और बहुत इफिशियंटली वो आगे काम भी करता है।
ठीक है, और उसे बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता कि आखिर ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये आप फटाक से बता दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक टीचर का एग्जाम्पल दिया था कि बुक आपके पास भी होता है, बुक से आप पढ़ सकते हो, वो पेपर वर्क है ना, पूरा पेपर पे लिखा हुआ है, वो पेपर वर्क है, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन जो चीज़ें एक टीचर आपको आसानी से समझा सकता है, जैसे मैं 40 मिनट की क्लास देता हूँ, 40 मिनट की क्लास में आपको 4 5 6 टॉपिक पढ़ा देता हूँ। अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है 1 2 घंटे लग जाए वही सेम चीज़ पढ़ने में, और उतना अच्छा आपको समझ में भी ना आए। ठीक है, ये भी हो सकता है, या किसी भी और टीचर की आप बात कर लीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं एक पेपर वर्क और फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, फिर मैंने आपको वर्कलोड पढ़ाया था। ठीक है, वर्कलोड में मैंने ये बताया था, वर्कलोड का मतलब काम जितना आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैंने उसमें एक आपको ग्राफ दिखाया था और मैंने कहा था कि अगर वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा कम है, यानी आपके पास 20 घंटे टाइम है और उसमें सिर्फ 1 घंटे का काम है, तो भी आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे चलो ठीक है यार कर लेंगे, इतना ही तो है, बहुत ज़्यादा थोड़ी है। ठीक है, ये फीलिंग जो है आपके मन में आने लग जाती है। लेकिन अगर आपका वर्कलोड एक मीडियम कैटेगरी का है, जैसे आपके पास 20 घंटे का टाइम है, तो अप्रॉक्स आपको 18 19 घंटे तक का काम दिया गया, या पूरे 20 घंटे का ही काम दिया गया, जो एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, एकदम परफेक्ट ऑप्टिमम लेवल पे होगा। ऑप्टिमम मतलब हाईएस्ट आउटपुट आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर यही वर्कलोड पहले कम था, अभी मीडियम किया गया, यानी ऑप्टिमम किया गया, अब बढ़ा दिया गया, जैसे ही आपका ये वर्कलोड बढ़ाया जाएगा, तो मैंने अभी पढ़ाया है, टाइम प्रेशर आपके ऊपर इंपोज हो जाएगा। वो भी 2 तरीके का, एक्चुअल और सेल्फ इंपोज, दोनों तरीका का टाइम प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। तो जो काम आप 20 घंटे में पहले कर देते थे, वो हो सकता है आपको 25 घंटे लग जाए सेम काम करने में, क्योंकि आपको प्रेशर फील हो रहा है। हो सकता है आपने गलती से कुछ और चीज़ें खोल दी जिसको नहीं खोलना था, आपने कोई नया नया टूल लेके आना था, आपने दूसरा उठा लिया, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये चल रहा है ना कि मैं कैसे काम करूँगा, कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ होता है। तो इससे हमें ये सीख मिली कि वर्कलोड जो है वो तो ना तो कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो ऐसे लेवल में होना चाहिए कि कोई भी इंसान बिना प्रेशर के उसको ईजिली कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मुझे ये कह दिया जाए कि ठीक है आप 5 मिनट बच्चों को ऐसे थोड़ा सा अटेंडेंस ले लीजिए बस, तो मैं कहूँगा अरे यार अटेंडेंस ही तो लेना है, अरे पूरे दिन में कभी भी ले लूँगा। और या फिर मुझे ऐसा कह दिया जाए पूरे दिन केवल 2 मिनट का ब्रेक देके आप कंटिन्यूस क्लास लेना है पूरे दिन, तो भी मेरी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक वे है कि आपको 2 क्लास लेनी है, 5 क्लास लेनी है, 2 क्लास या 1 क्लास लेनी है, आपको इस टाइम से इस टाइम तक ही लेनी है बस, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, या किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है यानी आज का, वो है हमारा स्लीप एंड फटीक। ठीक है, ये क्या होता है? देखो स्लीप और फटीक बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि फटीक होने का एक बहुत ही बड़ा मेजर कारण जो है वो स्लीपिंग है। ठीक है, यानी अगर आप कम सोते हो तो आपको थकान जल्दी लग जाता है, ये आप सब लोग फील करते होगे अपने डे टू डे लाइफ में भी, ये चीज़ फील करते होगे। ठीक है, अगर आप कम सोते हो, थोड़ा भी कम सोते हो, जैसे मान लीजिए कल 5 घंटे सोए थे, अगर आप 4 घंटे सो गए, तो आपको लगता है यार थोड़ा सो लेते, थोड़ा ऐसा हो जाता, मन नहीं लगेगा किसी काम में, इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी काम में, जिस काम में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो भी काम करने में ख़राब लगेगा, अरे यार क्या हो गया आज ऐसा, मतलब एक डिस्ट्रैक्टेड टाइप का आप फील करोगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्चुअल मीनिंग है क्या फटीग, और ये कहाँ कहाँ से होता है। तो वो फटीग का अगर आप हिंदी मीनिंग बोलोगे ना तो थकान होता है। ठीक है, यानी आप फिजिकली कोई काम करके थक चुके हो, उसको बोलते हैं फटीग, है ना। दूसरा हो सकता है, जैसे ये तो फिजिकल फटीग हो गया कि आपने बहुत काम किया इस वजह से आप थके हुए हैं। ठीक, दूसरा हो सकता है कि इमोशनल फटीग आपको हो। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में या फिर आपके घर में पैसे की कमी चल रही है। ठीक है, अब आप कोई भी काम करोगे ना, कोई भी काम आप कर रहे हो, आपके मन में वो ये चीज़ हमेशा स्ट्राइक करती रहेगी, अरे यार पैसा आ जाता, शायद ये वाली चीज़ मैं कर लेता तो कुछ हो जाता, वो वाली कर ले। मैं आप काम कर रहे हो, कंटिन्यूस आप काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना, दिमाग है इधर उधर बार बार, इधर ये कैसे ठीक कर दूँ मैं, वो कैसे ठीक कर दूँ, कैसे मेरा 50 रुपया बच जाए, आज मैं 100 रुपये का ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ। तो ये चीज़ें जो है ना आपके माइंड में हमेशा रहती हैं, और इस कारण से आपका, क्योंकि माइंड तो एक ही है, अगर वो सिर्फ काम में लगेगा तो वो पूरी तरह से फोकस कर पाएगा, जब उसे और एक्स्ट्रा वर्कलोड देते हो तो उसका भी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो आप काम कर रहे हो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, ताकि ये सब चीज़ें आप अवेयर रहो, पहले से जानते रहो कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाए। ठीक है, क्योंकि एविएशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी, अगर आप ज़्यादा आपको नींद आ रही है, ठीक है, यानी आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है किसी भी वजह से, तो भी आप थका हुआ महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कल रात पूरी रात सोए थे, ठीक है, और आप अगले दिन क्लास करने के लिए आ जाएंगे, तो अगले दिन क्लास करके आएंगे तो आपको क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप कहोगे यार पता नहीं क्या पढ़ा के चले गए सर, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है आपके, ये सारी प्रॉब्लम बताई, इन सबको फटीग है। ठीक है, थकान, टायर्डनेस है। ठीक है,
खास बात क्या होती है, जब कभी भी एक एएमटी जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन होता है, जब वो फटीग फील करता है एक्चुअल में, ठीक, तो उसकी वजह से उसका जो काम करने की क्वालिटी है, यानी जिस हिसाब से वो पहले अच्छे इफिशिएंट और बहुत ही बेहतरीन ढंग का काम करता था, प्रिसाइजली काम करता था, एक्यूरेटली काम करता था, वो काम का क्वालिटी उसका डिक्रीज कर देता है। ठीक है, वो उतनी बेहतरीन ढंग से काम नहीं करेगा, किसी नट को लूज छोड़ देगा, या भूल गया कि मुझे ये नट कसना था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर इंसान फटीग फील कर रहा है तो। ठीक, नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट क्या क्या होता है फटीग का, यानी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के आपको समझ में आ सकता है कि ये इंसान फटीग फील कर रहा है, या फिर अगर कोई इंसान फटीग फील कर रहा है तो क्या क्या गलतियां करेगा। ठीक है, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहा है ना, तो वो जग नहीं पाएगा, यानी अगर कोई काम कर रहा है तो उसे नींद आती रही हो। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जनरली सरकारी डिपार्टमेंट में ये हमेशा देखने को मिलता है, वो चेयर पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे गिरते रहेंगे। ठीक है, उनका कंट्रोल ही नहीं होता अपने ऊपर, ज़बरदस्ती का गिर जाते हैं। ठीक, क्यों? उसका रीज़न यही है कि वो बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या फिर जो भी रीज़न हो, ठीक है, या घर पे सोते ना हो, जो भी रीज़न, तो ऐसे बैठे बैठे सोते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तब हो जाता है जब मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई व्हीकल चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, या कोई इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, और ऐसे कंडीशंस में अगर किसी भी तरह से ये अनकॉन्शियस आपके पास आया, भले ये जो ये स्लीपिंग वाइल सॉरी स्टे अवेक वाइल स्लीपिंग वाली जो प्रॉब्लम है, ये 2-3-4 सेकंड की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आपने कभी फील किया होगा, अगर आप 2-3 दिन नहीं सो, 1-2 दिन भी नहीं सो, तो आप देखते हो कहीं गाड़ी वाड़ी में बैठे रहो तो अचानक से नींद आ जाएगी, फिर अचानक उठोगे, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो फीलिंग है ना, थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए, अगर आप जस्ट इमेजिन करो आप एक गाड़ी चला रहे हो और अचानक से उसमें हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपका हैंडल मान लो मुड़ गया, आप जाके किसी को ठोक दिए, लड़ गए, हो सकती है ना प्रॉब्लम। या फिर मान लो एयरक्राफ्ट का आप कोई बियरिंग है उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, है ना, और अचानक से आपको उसमें अनकॉन्शियस हो गया आप 2-3 सेकंड के लिए, तो क्या होगा? वो गलती हो सकती है, हो सकता है वो ख़राब था, आपने क्योंकि रीडिंग ध्यान से देखा नहीं, आपने रख दिया सही वाले में, और उससे इंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो 2-3 सेकंड का अनकॉन्शियसनेस, यानी आप समझ में नहीं आता आपको क्या हो गया, 2-3 मिनट के 2-3 सेकंड के लिए आपको अचानक से नींद आ जाती है, ये फटीग की पहली प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स है, ये पहली प्रॉब्लम है। खास बात क्या है, जब आप इस तरह से बिना सोए हुए अगर आप फटीग फील कर रहे हो, तो ये बिल्कुल जैसे एकदम सेम इफेक्ट देता है जैसे अगर कोई इंसान एल्कोहल ड्रिंक किया हो, यानी अगर कोई शराब पिया हो, ठीक है, तो जैसे उसका जो दिमाग है उसके अपने संतुलन में नहीं रहता, बैलेंस में नहीं रहता, वो इधर उधर चाहे कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कर देगा, इसी तरह से आप फील करेंगे अगर आप 2-3 दिन कंटिन्यूसली नहीं सोते हो तो। ठीक है, तो ये फटीग का पहला कारण है, मतलब इफेक्ट है। दूसरा क्या है कि मेमोरी फेलियर हो सकता है। इसका क्या मतलब? मेमोरी फेलियर का मतलब, जैसे आप कोई चीज़ भूल सकते हो, मान लो आपने कोई टूल लगाया, आपने नट टाइट किया, एक नट को अभी टाइट ही कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, फिर आपने निकाला और दूसरे को टाइट करने, पहला वाला थोड़ा ढीला ही छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे ये होता है दूसरा इफेक्ट फटीग का। आपने फील किया होगा ऐसा। ठीक है, अगर आप खुद भी नहीं सोते हो तो आप देखो ऐसा होता है कि कॉलेज में जो पढ़ाया गया घर जाते जाते सब भूल जाएगा। जनरल डे में नहीं भूलता, लेकिन अगर आप 2 दिन से नहीं सोए हो तो आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेमोरी फेलियर। तीसरा हो सकता है जो डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आप कोई भी प्रॉब्लम है इंस्पेक्शन अच्छे तरीके से डिडक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? जैसे मान लो विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हो, आँख ही ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे 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 बिल्कुल हो रही है, मतलब आपका आँख ही अच्छे से नहीं खुल रहा है, इतना थके हुए हैं आप, तो आप क्या विजुअल इंस्पेक्शन करोगे? कितना भी अच्छा विजुअल इंस्पेक्शन करोगे उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट छूट ही जाएगा, है ना। तो ये तीसरी प्रॉब्लम होती है फटीग। ठीक है, अब फटीग यानी स्लीपिंग के बारे में, यानी सोने के बारे में कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स मतलब अफवाहें हैं, है ना, क्या वो सही हैं या नहीं है, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं बताऊंगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको सरप्राइज हो जाओगे आप सुन के कि यार क्या सच है। और आपने हमेशा सुनते आओगे घर में कि ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे पहला है कि 5 से 6 घंटे अगर आप डेली सोते हैं तो ये आपके लिए इनफ है, सफिशियंट नींद है ना। ये मिथ है, ये बिल्कुल सच नहीं है ना। बहुत ही कम लोग इस दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो अगर 5 से 6 घंटे सोएं तो उनके लिए वो सफिशियंट होता है, बहुत ही कम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी बुक कह रही है, रिसर्च बताते हैं ऐसा कि अगर 5 से 6 घंटे कोई व्यक्ति पर डे सोता है, पर डे अगर वो 5 से 6 आवर्स से सिर्फ सोता है, 5 to 6 आवर्स, वो उसके लिए इफिशियंट नहीं है, वो उसके लिए सफिशियंट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए सफिशियंट है। तो फिर बात आती है कितना, तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये 5 to 6 आवर्स ये जो है ये पूरी तरह से मिथ है, ये बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ है ना। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो 5 से 6 घंटे सो के पूरी इफिशियंसी से काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं।
जनरल लोग ऐसे नहीं होते। नेक्स्ट है आपका कि बहुत लोग से आपने सुना होगा ना कि रात में पढ़ लो दिन में सो लेंगे, ठीक है, दिन में डिस्टर्बेंस होती है, ऐसा होता है वैसा, रात में पढ़ लो दिन में सो जाएंगे। ये भी मिथ है। डे स्लिप और नाइट स्लिप, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको नाइट में मिलती है वो क्वालिटी ऑफ स्लीप डे में कभी नहीं मिल सकती। अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं है तो आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए, एक दिन रात में पूरी रात जग जाइए और अगले दिन पूरे दिन सो जाइए। भले आप 1 घंटे ज़्यादा सोइए लेकिन फिर भी आप वो चीज़ नहीं फील कर पाओगे। अंदर से एक अजीब सा आपको फीलिंग आएगा, आप फटीग महसूस करोगे, आपको चलने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, जबकि आपने सेम टाइम सोया है, चाहे आप रात में सो या दिन में सो। इसीलिए ये रिसर्च कहते हैं कि जो नाइट स्लीप होती है, यानी जो लोग रात में सोते हैं एज़ कम्पेयर टू दिन में सोने वाले, उनको कम फटीग होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि कोई भी इंसान खुद से जज कर सकता है कि उसको फटीग है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी रिसर्च बताते हैं, ये भी गलत है। कोई इंसान खुद से ये चीज़ नहीं फील कर पाता कि उसको फटीग है या नहीं है। ठीक है, कोई और ही उस पर उसको देख के या उसके काम को देख के, परफॉर्मेंस को देख के ही बताया जा सकता है कि उसको फटीग है या नहीं है। ठीक है, चौथा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके घर में ये चीज़ सुनी गई होगी कि जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं, यानी अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको कम नींद की ज़रूरत होती है ना। और इसका एग्जाम्पल मैं बता दूँ, घर में क्या कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं, जो छोटे से बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगता है फिर वो कम सोता है, फिर जैसे जैसे इंसान और बड़ा होता है तो और कम सोता है। तो भाई इस हिसाब से तो जो सबसे ज़्यादा बुढ़े हैं उनको तो सोना ही नहीं चाहिए, है ना, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बुढ़े लोगों को भी सोना होता है ना। तो ये भी एक मिथ है कि आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे आपको सोने की ज़रूरत कम होती है। बिल्कुल गलत है। आपको भी उतनी ही नींद की ज़रूरत है जितना एक एडल्ट को है। ठीक है, जितना एक वयस्क यानी कि जो वही 20, 22, 25 साल के लोग होते हैं, जितना उनको सोने की ज़रूरत है उतना ही एक बूढ़े इंसान को भी सोने की ज़रूरत है। अब वो ना सोए तो अलग बात है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखिए। और मैं तो कहता हूँ कम से कम 7-8 घंटे सोइए ही सोइए। मैं खुद सोता हूँ और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे से सोते हैं, सही ढंग से आपका दिमाग काम करता है, तो आप कोई चीज़ जो 2 घंटे में पढ़ रहे हैं वो 1 घंटे में पढ़ के काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फटीग है, आपको आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि अरे मैंने सोया नहीं, ये वो ऐसा वैसा फालतू की चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आप वही 2 घंटे की चीज़ 5 घंटे में पढ़ेंगे। तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप सो लो अच्छे से। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपके ऊपर। ठीक, नेक्स्ट बात ये कह रहा है, रिसर्च ऐसा बताते हैं कि जो फटीग है, जैसे ह्यूमन एरर आप जानते हैं, मेंटेनेंस, मैंने आपको ह्यूमन फैक्टर पढ़ाते हुए सबसे पहले बताया था कि आदमी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ह्यूमन की कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करता चला जाए। ठीक है, तो ह्यूमन की जो लिमिटेशन है उसकी वजह से इंसान एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर करता है तो फटीग हो जाता है। तो यही ये बोल रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फटीग जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है ह्यूमन एरर का। जो भी ह्यूमन एरर्स होते हैं ना, उसमें जो लीडिंग फैक्टर्स हैं, यानी जो 2-4 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, उसमें से एक आपका फटीग है ना। फटीग से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ रिसर्च बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके ध्यान से सुनो। पहला रिसर्च कहता है कि जितने भी आपके ह्यूमन एरर्स हुए हैं एविएशन के अंदर या कहीं किसी और भी इंडस्ट्री के अंदर, वो लगभग लगभग सुबह के लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हुए हैं। ठीक है, जिस टाइम इंसान सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है। ठीक है, पहला रिसर्च ये कहता है। यही नहीं, दूसरा रिसर्च क्या है? दूसरा रिसर्च ये कहता है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ही सारे रिसर्च हुए हैं। वहाँ पर रिसर्च किया गया, जितने भी हाईवे पे एक्सीडेंट हुए थे, मतलब जो गाड़ियों चलाते हुए एक्सीडेंट हुए थे, उसमें उनको मिला कि जितने भी एक्सीडेंट हुए थे उसमें से 2 गुना लोग ऐसे थे, मतलब 2/4 लोग ऐसे थे, 2/4 से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे, मतलब 2 गुना जो लोग थे वो ऐसे थे जो नाइट शिफ्ट में काम करते थे। यानी जो रात में जगते थे उनके ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हाईवेज पर एज़ कम्पेयर टू जो दिन में काम करते थे और रात में सोते थे। ठीक है, तीसरी रिसर्च कहती है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर यानी जो ट्रक चलाते हैं, उसमें से जितने भी ऐसे एक्सीडेंट हुए जिनमें जो ड्राइवर थे उनकी डेथ हो गई, है ना। तो ये रिसर्च ये कहता है कि 31% ड्राइवर की डेथ सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो जिस टाइम गाड़ी चला रहे थे, अपनी ट्रक को चला रहे थे, उस टाइम उनको फटीग था, यानी वो पूरी तरह से टायर्ड थे, चाहे वो फिजिकली या इमोशनली, पर वो टायर्ड थे या उन्होंने स्लीप नहीं ली थी, यानी वो सोए नहीं थे। जो भी रीज़न हो, सोचो ये कितना बड़ा नंबर है कि जितने 100 लोगों में 31 लोग सिर्फ इस वजह से मरे क्योंकि उनको थकान था चलाते वक्त गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट रिसर्च कहता है
कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रोड एक्सीडेंट हुए, इसमें सारे लोग हैं, जनरल लोग हैं, मतलब जनरल इंसान हैं, जो लोग भी गाड़ियाँ चलाते हैं सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें कोई नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट नहीं है। फिर भी ये देखा गया कि 20 से 30% का रोड एक्सीडेंट, यानी 100 में से 20 से 30 लोग रोड एक्सीडेंट में सिर्फ इसलिए रोड एक्सीडेंट हुआ उनका, उसमें कुछ मर भी गए, कुछ छोटा मोटा भी एक्सीडेंट जो भी हुआ, पर एक्सीडेंट हुआ। ऐसे में 20 से 30% लोग ऐसे थे जिनको फटीग था। जब रिसर्च किया गया तब ये पाया गया कि 20 से 30% लोग जो जनरल लाइफ में भी गाड़ियाँ चलाते हैं उनका एक्सीडेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो अच्छे से या तो सोए नहीं होते हैं या उनके ऊपर कोई स्ट्रेस होता है या किसी तरह से वो थके हुए होते हैं। ठीक है, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो ये कहता है, ऑस्ट्रेलिया में ये भी हुआ है, ये बताता है कि अगर आप थके हुए हैं, ठीक है, यानी आप फटीग फील कर रहे हैं, अगर आपको पता है या नहीं पता वो अलग की बात है, अगर आपके शरीर में फटीग है यानी आप थके हुए हैं इमोशनली, फिजिकली, या सोए नहीं हुए हैं किसी भी तरीके से, तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस 4 से लेकर के 7 गुना बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, 4 से 7 गुना, 4 गुना ज़्यादा, कम से कम मिनिमम तो 4 गुना हो गया कि आप एक्सीडेंट आपका हो जाएगा। यानी अगर आपका एक्सीडेंट 4 दिन के अंदर होने वाला है तो आज ही हो जाएगा फटीग की वजह से, यानी आप 4 गुना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो एक्सीडेंट, गलतियाँ करने। ठीक है, कितना बड़ा ये इन्वेंशन है या सॉरी रिसर्च है, सोचो। तो फटीग इतने बड़े कारण कॉज करता है और यही रीज़न है कि आप लोगों को ह्यूमन फैक्टर एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि आप इन चीज़ों को जानो। जैसे गाँव में या घरों में आपने सुना होगा, अरे कोई बात नहीं, कल नहीं सोए तो कोई बात नहीं, आज चले जाओ भाई, बहुत ज़रूरी काम है, कोई बात नहीं चले जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन नहीं, अगर आप ये चीज़ें जानते हैं कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं कोई और गलती कर सकता हूँ, हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊँ, हो सकता है मेरी मेमोरी फेलियर हो जाए, हो सकता है मुझे अनकॉन्शियसनेस आ जाए रोड पे चलते चलते 2-4 सेकंड के लिए। अगर आप इतनी चीज़ें जानेंगे तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। वो लोग क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि फटीग की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इजीली एनकाउंटर कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, अब जो मेजर कॉज है वो पढ़ेंगे हम फटीग का कि आखिर इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो जड़ से ख़त्म करने के लिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं वो है, पहला है स्लीप डेप्थ, यानी अगर आप कम सोए हैं, और दूसरा सर्कैडियन रिदम अगर आपका गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, टाइम है भी हमारे पास तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलो स्लीप डेप्थ पढ़ तो लेते हैं और बाकी सर्कैडियन रिदम देखेंगे। तो स्लीप डेप्थ, देखो डेप्थ का मतलब होता है आप किसी से कर्जा ले लो, है ना, इसी तरह से स्लीप है कि भाई आप सोए नहीं, आपने कम सोया। ठीक है, तो जनरली जो एडल्ट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमारी आपकी एज के हैं, उनको 7 से 8 घंटे की नींद जनरली, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जनरली 7 से लेकर के 8 घंटे की नींद जरूरी होती है किसी भी एडल्ट इंसान के लिए। ठीक है, इसके अलावा ओल्डर टाइम्स में आप देखते थे, यानी जो पुराने लोग होंगे, अभी भी आपके पास आप देखते होंगे जो पुराने हैं, थोड़ा सा आपकी दादी या फिर उसके ऊपर के एज के लोग जो होंगे और जो गांव में होंगे, उनको आप देखते हो बड़े फिट रहते हैं। ठीक है, उनको बीमारी उमारी जल्दी नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, उसका रीज़न ये है, वो लोग पहले के ज़माने में लाइट वगैरह होती नहीं थी। ठीक है, तो 6-7 बजे जैसे ही अंधेरा होता था वो खा पी के अपना सो जाते थे। ठीक है, फिर सुबह में उठते थे, है ना, सुबह में तो उनका लगभग 8 से 9 घंटे का जो नींद होता था वो प्रॉपर उनको मिलता था, क्योंकि 8 से 9 घंटे कम से कम अंधेरा रहता है और उसमें वो कोई काम नहीं कर सकते थे, तो उनकी मजबूरी थी कि वो उतनी देर सोते थे। ठीक है, उस मजबूरी के कारण भी वो इतने ज़्यादा फिट रहते थे, इतने ज़्यादा हेल्दी रहते थे, है ना। यानी अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो आप तो फटीग कॉज करेंगे, इसके अलावा आपके हेल्थ पर भी बहुत बैडली इफेक्ट करता है। ठीक है, और अगर आपको ये भरोसा नहीं है तो आप रात में 1 महीने जग के देखिए, आपका वेट वगैरह ये सब लूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न यही है क्योंकि आपकी जो सर्कैडियन रिदम है वो गड़बड़ हो जाती है, मैं अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ये स्लीप है ना, जैसे मैंने बताया था स्ट्रेस जो है क्यूमुलेटिव होता है, सेम टू सेम आपकी जो स्लीप होती है, जो नहीं आपकी जो नींद होती है वो भी क्यूमुलेटिव होती है। जैसे इसका मतलब क्या है, अगर आज आप अपने रूटीन से 1 घंटे कम सोए आज, और कल 1 घंटे फिर कम सोए, परसों 1 घंटे फिर कम सोए, तो जो आपका नेक्स्ट डे आएगा उस दिन आपको 3 घंटे का थकान फील होगा, क्योंकि आप 3 दिन 1-1 घंटे कम सोए हैं। ठीक है, यानी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं आज 1 घंटे कम सो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कल एडजस्ट हो जाएगा, वो एक दिन तो निकल गया, 24 घंटे तो खत्म हो गया, अब उसका काम खत्म नहीं, वो चीज़ मेंटेन रहेगी, लॉग की तरह आपके दिमाग में मेंटेन रहती है कि आप 1 घंटे कम सोए हैं और आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब कभी आप सोएंगे तो आप मेंटेन करेंगे। और इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन, आप खुद एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख लीजिए, आज मन करेगा आज देख लीजिएगा। एक दिन रात में 2 घंटे कम सोइए,
और अगले दिन जब आप रात सोएंगे ना तो आप देखेंगे सुबह सोते ही रह जाएंगे, आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। होता है, ये सबके साथ होता है। इसका रीज़न यही है कि ये स्लीप जो है क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये क्यूमुलेटिव तो होता है, इसके साथ ये बड़ा बहुत ही एक बवाल करता है। वो बवाल ये करता है कि आपकी जो मेंटल इफिशियंसी है ना, जो मैंने भी बताया कि आप क्लास में पढ़ेंगे तो पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी जो मेंटल एफिशिएंसी है ना उसको डिक्रीज कर देता है। अगर आप अच्छे से सोए नहीं हैं तो आपके जो दिमाग की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम दिमाग काम करेगा। आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर समझाई जाएगी, यार इसमें जैसे मान लो पहले से अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई नई चीज़ पढ़ाई जाने लग जाए और आप उसके पहले अगर सोए नहीं है तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जिस दिन भी मन करेगा मेरी क्लास में एक दिन बिना सोए आइएगा, देखिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा के चलेगा। ठीक है, अब ये जो स्लीप है इसकी वजह से कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, तो बीमारी क्या है, वो 3-4 बीमारियां मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला है इंसोम्निया। ये क्या चीज़ होता है, आपने फील किया कभी भी, हो सकता है ये टेम्परेरी बेसिस पे किसी को भी हो सकता है, हमें आपको हो सकता है, लेकिन ये किसी किसी को परमानेंट हो जाता है। होता क्या है, आपको नींद आती है, आप बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप सोने जा रहे हो, सोने की कोशिश कर रहे हो, पर जब सोने जाते हो ना तो आपको नींद नहीं आती है, आती ही नहीं है नींद, बिल्कुल आएगी नहीं, आप बहुत कोशिश करोगे तो भी नहीं आएगी। और ये कभी कभी हो जाता है, जैसे रात में अगर आपकी नींद खुल जाए, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है आप सोने गए तो नींद ही नहीं आएगी, आएगी ही नहीं, एकदम परेशान हो जाओगे, आप उठ के बैठ जाओगे, अरे सोना ही नहीं है, और फिर उसकी वजह से थकान होगा। ठीक है, तो ये होता है इंसोम्निया। और अगर ये प्रॉब्लम आप कंटिन्यूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, इसका एक और रीज़न होता है, जैसे फटीक की वजह से तो ये होता ही है, ना स्लीप होने मतलब बिना सोने की वजह से तो ये होता ही है। एक और इसका रीज़न होता है, अगर आप किसी तरह का इमोशनल स्ट्रेस आपके पास है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके पास है, तो फिर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना इमोशनल हो जाते हैं कि फिर आपको नींद नहीं आती। ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको स्लीपिंग की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ठीक है, दूसरा है RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसका क्या मतलब है, आप ये तो फील किया होगा, हाँ सभी ने फील किया होगा, लेकिन अगर परमानेंटली हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे, आपके साथ भी हो जाएगा, एक आध दिन हो जाता होगा, आप बैठे हैं या कहीं कुछ का ऐसा हो गया है कि मतलब नहीं सोए हैं या कुछ भी ऐसा रीज़न है, तो आपको ना चलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं अपना पैर उठाऊं। ठीक है, ऐसा लगेगा पैर कितना थका हुआ यार, मुझे उठना ना पड़े, ऐसा आपको फील होगा, बिल्कुल उठना ना पड़े, अरे यार कौन जाए, अब आप चले जाओ यार, अरे तुम चले जाओ, है ना, ऐसा फील करते होंगे। इसको बोलते हैं RLS। ठीक है, अगर ये परमानेंट बेसिस पे आपको हो रहा है, यानी अगर एक महीने कंटिन्यूस हो रहा है, तो आप जाके डॉक्टर से दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट है PLM, यानी पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट्स। ठीक है, ये जनरल सबको नहीं होता है। ठीक है, ये हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा आप नहीं सोए हुए हैं, तो आप सोते रहेंगे ना, एकदम बिल्कुल नींद में रहेंगे, और अचानक से आपके जो पैर है ना, जो लिम्ब मतलब होता है पैर, लेग, वो पैर अचानक से मूवमेंट कर जाएंगे, और इसकी वजह से आपकी अचानक से नींद खुलेगी और आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे डर जाते हैं कि भूत ऊत की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको PLM कहते हैं। अगर आप बहुत दिनों से सोए नहीं हैं तो आपके जो पैर है ना वो अचानक से मूवमेंट कर जाते हैं और इससे आपकी नींद खुल जाती है। तो ये भी अगर टेम्परेरी बेसिस पे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर परमानेंट हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि घातक है, जो डेंजरस है, वो है आपका स्लीप एपनिया। ये क्या होता है, ये जनरली ऐसे लोगों में होता है जो खर्राटे लेते हैं, यानी जो स्नोरिंग करते हैं, उसमें जनरली होता है। और जो मोटे लोग होते हैं, जिनके गले वले ऐसे मोटे मोटे होते हैं ना, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, वो सो रहे हैं, सोते सोते अचानक से जिस टाइम वो सो रहे हैं 2 से 5-10 सेकंड के लिए ना उनकी सांस, यानी जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जा रहा है, वो बंद हो जाता है, जाना ही बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर मान लो उससे ज़्यादा टाइम होता है तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है, इतना खतरनाक बीमारी है ये। ठीक है, और ये भी कम सोने की वजह से ही होता है। ठीक है, वैसे जनरली जब ऐसा होता है तो 8-10 सेकंड के बाद जब आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो तुरंत आपकी नींद खुल जाती है, आप उठते हो, अरे क्या हो गया अचानक से। ठीक है, और ये जनरली आपने देखा होगा, ऐसा मतलब फील किया होगा, अगर आस पास कोई ऐसा है जो खर्राटे लेता है, आप देखते हो खर्राटे लेते रहते अचानक से उनका खर्राटा बंद हो जाता है, फिर 4-5 सेकंड बाद वो ऐसे करके उठेंगे, फिर खर्राटा नहीं लग जाएगा। तो वो स्लीप एपनिया होता है, वो जो 5-10 सेकंड का उनके टाइम गैप आता है ना, वो स्लीप एपनिया, उस टाइम उनके ऑक्सीजन लेवल ही कम हो जाती है उनकी बॉडी में। ठीक है, इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। हालांकि मोटे लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो वही बात फिर से आ गई, हेल्दी और फिट हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से सो रहे हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। ठीक है, खास बात यह है, अगर आपको ऐसी परमानेंट प्रॉब्लम है तो आप जा करके डॉक्टर से दिखाइए, इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आप इजीली जो है ठीक हो जाएंगे इससे, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, और
अगर ऐसी प्रॉब्लम वही बताया मैंने टेम्परेरी बेसिस पे है तो ठीक है, अगर परमानेंटली आ रही है तो आप जा करके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ है 5 मिनट का टाइम, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा कि अपना नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँ, नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लो, जिसको भी प्रॉब्लम हो, जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो अपना माइक ऑन करो और मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, अगर कुछ ना समझ। कौन कौन पूछ रहा है? किसका मतलब? एक्यूमुलेटिव नहीं, क्यूमुलेटिव, सिर्फ क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एड ऑन हो जाना। एड ऑन हो जाने का मतलब, मान लीजिए आप किसी को 1 रुपया दो, फिर उसके बाद अगले दिन 1 रुपया दो, फिर अगले दिन 1 रुपया दो, तो जब आप चौथे दिन जाओगे उसको तो बोलोगे ऑलरेडी आपके पास 3 रुपया है और आज मैं आज चौथा रुपया दे रहा हूँ तो आपके पास 4 रुपये मेरे हो गए। यानी आपके जितने भी एक एक दिन आपने जो जो पैसा दिया था सबको ऐड कर दिया। इसी तरह से स्ट्रेस हो या स्लीप हो, यानी आपके चिंता हो या आपकी नींद हो, ये भी क्यूमुलेटिव होती है। अगर आप एक दिन 1 घंटे कम सोते हो, दूसरे दिन भी 1 घंटे कम सोते हो, तीसरे दिन भी 1 घंटे कम सोते हो, तो चौथे दिन आपको एक्स्ट्रा 4 घंटे सोना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उस पूरे जितने भी आपके आए हुए फटीग्स हैं, स्ट्रेस हैं, उनको दूर किया जा सके। और कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आया सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया? कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ठीक है, फिर हम अपना एक सेशन करते हैं, ठीक।